तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 तेज प्रो। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं और आज से ही हम इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं आपकी सीडीपी की सीरीज, जो कि आपके सीटेट एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम को सोल्यूशन दिला सकती है और यहाँ से आपको मिल सकता है पूरे 30 मार्क्स अगर आप इसको रेगुलर वे में करते हैं। साथ ही आप सीटेट एग्जाम के अलावा आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका ये सीरीज यूजफुल रहेगा, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट के साथ साथ पूरा सिलेबस करेंगे और विद प्रैक्टिस के साथ। तो उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि आपका जो सीडीपी का सिलेबस है वो किस तरीके से डिफाइन किया गया है पूरा प्रॉपर तरीके से। 30 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि ईच क्वेश्चन इज 1 मार्क्स। ओके, तो ये 30 मार्क्स जो है आपके अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। कैसे डिवाइड किए गए? पहले जो 15 मार्क्स है जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करनी है कि बच्चे के अंदर विकास किस तरीके से होता है। ठीक है, ये उनके संबंध, बच्चों के प्रिंसिपल क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट के क्या सिद्धांत है, इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी का उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, और साथ ही समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन किस लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे थ्योरी ऑफ पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की के, और फिर उसके बाद बाल केंद्रित चाइल्ड सेंट्रिक जो है अवधारणा है वो किस तरीके से है, और इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस किस किस लेवल पे मापा जाता है, लैंग्वेज एंड थॉट क्या है, मल्टीपल डायमेंशन ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि इंटेलिजेंस क्या एक ही तरीके की होती है, अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक सामाजिक संरचना के रूप में लिंग, भूमिका, पूर्वाग्रह, स्टीरियोटाइप, प्रीजुडिस, इन सारे वर्डों को देखेंगे, और शिक्षार्थी के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी ये जो सारे टॉपिक है आपके 12-13 जो टॉपिक है, इसमें से आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं, चाहे आप टीचिंग एग्जाम को कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिए। ठीक है, तो हम जो सीरीज आज जो हम क्लास में करेंगे ये 4 टॉपिक के बारे में करेंगे, और ये इस वीक पूरा कंप्लीट होने वाला है आपका 15 मार्क्स। फिर वन डे एक क्लास होगा जिसके अंदर ये आपके 5 मार्क्स का सिर्फ एक टॉपिक है, जिसमें से 5 नंबर आपके फिक्स है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो इस मतलब आपने 5 नंबर फिक्स कर लिए हैं, वो कहीं नहीं जाएगा। टॉपिक क्या है? समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें हम सभी को साथ में लेकर एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। फिर जो 10 नंबर है ये प्रैक्टिकल पोर्शन है कि एज अ टीचर आप ऑलरेडी पढ़ा रहे होंगे, कोचिंग पढ़ा रहे होंगे, ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, तो आप जब इसको पढ़ेंगे ना तो ऐसा लगेगा ये तो डेली मेरी एक्टिविटी में होती है, मैं उसको क्वेश्चन अप्लाई कर। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, और आप लोग इसको अप्लाई करके देखिएगा तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो ये जो 10 नंबर है लर्निंग एंड पेडागोजी के अंदर, यानी सीखना और शिक्षा शास्त्र के लिए डिपेंडेंट है। यहाँ पे हम देखेंगे कि बच्चा किस तरीके से सीखने के लिए सोचता है, उसमें क्या परिवर्तन करने की जरूरत है, कैसे जरूरत है, और साथ ही शिक्षण और सीखने की जो पद्धति होती है, रणनीति होती है, एक्टिविटी होती है, बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाए, उन सारी चीजों की बात करेंगे। उनकी प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर कोई बच्चा कोई चीज सीखने में समस्या फेस कर रहा है तो उसको हम समाधान कैसे करें, यानी एज ए टीचर हमें प्रॉब्लम के साथ साथ उनका सोल्यूशन भी सोचना होगा कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो सीखने की यानी कि सब लर्निंग और टीचिंग की बात यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, दूसरा मैं आप लोगों से क्या कह रही थी कि दूसरा मैं ये आप लोगों से कह रही थी कि आज आप जो भी ये वीडियो कभी भी देखें, जैसे अपलोड होगा वैसे ही आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको सीडीपी के 30 क्वेश्चन उठाने हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर के कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको साइट पर भी जाएंगे, डाउनलोड करेंगे तो मिल जाएगा, सीबीएसई की साइट पर भी जाएंगे वहां पे भी मिल जाएगा। आपको वो क्वेश्चन पेपर उठाना है। क्वेश्चन पेपर उठाने के बाद आपको सिर्फ सीडीपी के अभी क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, और आज चेक कर लीजिएगा कि भाई मेरे 30 में से अभी कितने नंबर आ रहे हैं, यानी कि अभी आपने कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, जिसने पढ़ा उसके लिए बहुत अच्छी बात है। तो जब आप चेक कर लेंगे कि मैं सीडीपी में आज 10 क्वेश्चन सही कर रहा हूँ, 15 क्वेश्चन सही कर रहा हूँ, 20 क्वेश्चन सही कर रहा हूँ, और इसको पूरा फॉलो करते हुए, यानी जो सीरीज हम ये इस मंथ में सिलेबस खत्म करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके कितने इंप्रूवमेंट हुए, क्या कुछ डिफरेंस नजर आया, क्या आपने कुछ सीखा, ये आपका चैलेंज है। और कमेंट में लिख के जाइएगा कि हाँ मैंने किया, चेक किया, और कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी कीजिएगा, ताकि आप और हम मिलकर आपके सीडीपी में 25+ मार्क्स को गेन कर सके, या 30 में से 30 लाने की कोशिश करें। ठीक है, इजी है, आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने सब्जेक्ट यानी कि आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि आज हम इस सीरीज के अंदर कौन से 4 टॉपिक करने वाले हैं जो कि आपके पूरे 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। यानी कि आज की क्लास देखने के बाद अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं तो आपके 5 नंबर से तो प्लस आएंगे, अगर आपने इससे पहले पढ़े नहीं भी पढ़ा होगा तब भी, और नहीं भी पढ़ा है ना तो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिकल रूप में ये एनालाइज करके देखिए कि एज ए टीचर आप वहां पे हैं तो किस तरीके से लगाना। तो प्रैक्टिकल अप्रोच लगाएंगे तब भी आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की, यानी कि हम आज की क्लास में डेवलपमेंट का जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने वाले हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो स्टार्ट करें।
स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि डेवलपमेंट क्या होता है और ग्रोथ क्या होता है, ठीक है, डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो क्वांटिटी हो, यानी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, है ना, जैसे बच्चे की हाइट, वेट बढ़ना, उनके जो सामने से दिख रहा हो, ठीक है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो शारीरिक के साथ साथ मन में, यानी कि शरीर में और मन में दोनों में परिवर्तन लेके आता है, वो डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी दिए गए थे कि डेवलपमेंट की परिभाषा जैसे मुनरो ने दिया था और हरलोग ने भी दिया है कि जो डेवलपमेंट है वो जन्म से लेके मृत्यु तक साथ साथ चलती रहती है, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, लेकिन जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता है, ये हमें बाहरी रूप से दिखाई देता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो आंतरिक भी होता है और बाहरी भी होता है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं फटाफट। क्या है कि जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है और डेवलपमेंट है क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव है, यानी कि उसके अंदर एक बच्चे का, एक पर्सन का क्वालिटी क्या क्या है, उसके अंदर गुण कौन कौन से, उसकी भी बात की गई है, ठीक है। क्वालिटेटिव यानी कि जब हम क्वालिटेटिव की बात करें तो ये हमारे वंशानुगत हो सकता है, हेरिडिटी से हो सकता है, जो कि हमारे जीन से, हमारी फैमिली से मिली है। दूसरा, पर्यावरण में हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। देखो अक्सर हम कहते हैं ना, पेरेंट्स कहते हैं, आपने आसपास में सुना होगा कि मुझे अपने बच्चों को एक अच्छे इन्वायरमेंट में रखना है। अच्छे इन्वायरमेंट में रखने का मतलब क्या है कि ऐसे सोसाइटी में रखना है जहां पे उसका ग्रोथ पॉजिटिव हो, वो अच्छे विचारों को सीखे, अच्छी एक्टिविटी करे और उसकी मतलब कि ग्रोथ में, डेवलपमेंट में रुकावट ना आए, यानी उसको सारी सुविधाएं मिले। ये मैच्योरिटी यानी कि डेवलपमेंट के अंदर आपका इमोशनली, मानसिक और शारीरिक सारे विकास को देखा जाता है, ठीक है। यानी कि जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम जब विकास की बात करेंगे तो हमारे जितनी भी एक्टिविटी, शारीरिक के साथ साथ हम मेंटली तौर पे किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, हमारे इमोशंस हमारे किस तरीके से वर्क कर रहे हैं वो भी चेक करेंगे, और साथ ही आपकी मेच्योरिटी लेवल भी चेक करेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि यार ये इतना बड़ा तो हो गया है लेकिन ये मेच्योर नहीं है, बिल्कुल दिमाग नाम का चीज ही नहीं है, वो वाली बात होती है। वहीं जब ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ फिजिकली देखा जाता है कि बच्चे की हाइट बढ़ रही है या नहीं बढ़ी, वेट बढ़ रहा है नहीं बढ़ा, ज्यादा मोटा हो गया, पतला हो गया, ये सारी चीजें जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो मध्य किशोर तक निर्धारित, यानी कि फिक्स होता है। ये क्या होता है, फिक्स होता है कि आप 17 से 18 तक जितना ग्रोथ कर सकते हैं बॉडी के अंदर वो उतना फिक्स है। उसके बाद ये जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग चलती है, यानी कि पूरी लाइफ चलती रहती है। आप किसी एज में जाके और भी नई चीजें एक्सपीरियंस लेते हैं, तभी कहते हैं ना कि भाई अपने बुजुर्गों से सीखो। बुजुर्गों से सीखने का मतलब ये नहीं है क्योंकि उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने ज्यादा हमसे पहले उस चीज को जिया है, ठीक है। ये चीजें होती हैं। अब क्या, केवल शारीरिक परिवर्तन, ओनली फिजिकल चेंज, यहाँ पे सिर्फ फिजिकल चेंज होगा, यहाँ पे सभी प्रकार के चेंजेस होंगे। आपका शारीरिक भी होगा, मानसिक भी होगा, भावनात्मक भी होगा और साथ में साइकोमोटर्स भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होता है, इंटीग्रेटेड, इज नॉट अ इंटीग्रेटेड, यहाँ सभी एक चीजों से जुड़ी हुई नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि जो बहुत लंबा हो चुका है या बहुत हेल्दी है तो वो मैच्योर भी हो, जरूरी नहीं है, इट्स नॉट अ कंपल्सरी। अब यहाँ पे क्या है कि विकास क्या होता है, इंटीग्रेटेड होता है, क्योंकि ये सभी पहलुओं को आपस में संबंधित करता है, इंटीग्रेटेड होता है ना। अब जैसे हमने यहाँ पे ये बोला कि भाई जरूरी नहीं है कि कोई बहुत लंबा हो चुका है, उसकी हाइट बहुत अच्छी खासी है तो वो मेच्योर भी होगा, वो एज भी उसका होगा। आजकल बच्चों को आप देख सकते हो कि काफी, आज ही मैंने एक बच्चे से मिली जिसमें वो बच्चा काफी लंबा था, उसको देख के ये कहा जा सकता था कि ये 11th-12th का स्टूडेंट है, बट वो 6th स्टैंडर्ड में था, उसकी मेच्योरिटी लेवल बिल्कुल भी नहीं थी, वो 6th स्टैंडर्ड के लेवल का भी मेच्योर नहीं था। तो ये चीजें अलग हो गई। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटीग्रेटेड ये है, इसलिए है क्योंकि ये सभी चीजें आपस में जुड़ी है। एक एज के बाद हमारे इमोशन, हमको अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, हमें सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, हम सीख जाते हैं, हमारी मेच्योरिटी लेवल के साथ साथ सीखते हैं, ठीक है। तो इसको हम मेजर कर सकते हैं और इसको हम मेजर इवोल्यूशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि आपका बिहेवियर कितना है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है, गुड एंड बैड के तौर पे हम उसको करते हैं और यहाँ पे हम मेजरमेंट करते हैं प्रॉपर वे में, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो ग्रोथ होती है वो लीनियर होती है। ग्रोथ क्या होती है, लीनियर होती है कि भाई वो एज आपका, जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी हाइट भी बढ़ेगी, है ना। और एक टाइम पे आके वो फिक्स हो गई कि 17 और 18 के बाद वो आपकी नहीं बढ़ने वाली, जितना आपकी ग्रोथ होनी थी वो हो गई, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, स्पाइरल होती है, ये हर एक स्टेज में अलग अलग तरीके से होती है। जैसे कभी 7 साल से लेके 18 साल के बीच में अचानक से हाइट बढ़ जाती है। कोई बच्चा बीच में बहुत छोटा होता है कि यार इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, अक्सर सुना हुआ है ये तो ऐसे ही रहेगा, फिर अचानक से उसमें चेंजिंग आ जाता है, ठीक है, लंबा भी हो जाता है, मोटा भी हो जाता है। तो ये स्पाइरल होता है, जरूरी नहीं है कि लीनियर चलेगा। ये क्या है, ग्रोथ इज कैन बी सीन डायरेक्टली, हम ग्रोथ को डायरेक्टली देख सकते हैं। हम ग्रोथ को क्या देख सकते हैं, क्योंकि बच्चा अगर 2 साल बाद 3 साल बाद हम उसको देखते हैं, अरे ये इतना बड़ा हो गया,
है ना। आप लोगों को भी आपने 2-3 साल बाद किसी से मिलेंगे बहुत परिवर्तन आ गया है, ये लंबा हो गया है, पतला हो गया है, कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया, तो हम उसको देख रहे हैं, फिजिकली जो भी चेंज आ रहा है वो देख रहे हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है इसको सिर्फ अनुभव किया जाता है, एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है, हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वो होता है। इसके बाद क्या है, द नेचर ऑफ द ग्रोथ इज द एक्सटर्नल, ये बाहरी होता है, ये इंटरनल होता है। भाई हमारा विकास हमारे अंदर से भी होगा ना, कि हम पहले किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, अभी किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो चेंजिंग आता है, ये इंटरनल होता है, ये एक्सटर्नल होता है। ग्रोथ इज यूज इन नैरो सेंस, सिर्फ फिजिकल चेंज, इसमें कोई भी सेंस नहीं लगता, इसमें ओनली फिजिकल चेंजिंग होती है। और इसमें क्या होता है, वर्ड डेवलपमेंट यूज इन द ब्रॉड सेंस, यानी कि हम व्यापक अर्थ को समझते हैं। व्यापक अर्थ इंसान के हमारा सोचने का तरीका बदल जाता है, हम उसको प्रॉब्लम के साथ साथ उसका सोल्यूशन भी सोचने लग जाते हैं। हम यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ज्यादा ही इमोशनली हो जाते हैं, किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं, तो उनको चाहिए कि भाई हाँ ये पर्सन हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पे चेंजिंग आती है। उसके बाद क्या, अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, पहले हाथ पैर ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि इसमें कोई फिक्स नहीं है कि पहले आपके हाथ बड़े होंगे फिर पैर बड़ा होगा फिर बॉडी, कोई फिक्स नहीं है चलेगा। यहाँ पे विकास एक निश्चित स्टेप पे होता है, बिल्कुल स्टेप में होता है कि आप देखते हैं कि छोटा बच्चा है, ये इस एज में ये काम नहीं कर पाएगा, फिर उससे थोड़े से बड़े होते हैं तो भाई उसका हम उम्मीद रखते हैं कि भाई तुम 18 साल के हो गए हो, तुम मेच्योर हो चुके हो, तुम डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, तुम अपना खर्चा उठा सकते हो, तो हम ये उम्मीद रखें, एक निश्चित टाइम पे ही होता है। अब वही उम्मीद है कि हम छोटे उसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो ये डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और क्या इसमें हो सकता है कि भाई जो वृद्धि होती है कोई निश्चित दिशा नहीं होती, इसमें कोई डायरेक्शंस नहीं होता कि भाई आपका इसी डायरेक्शन में आप लंबे होंगे, आप नीचे की तरफ लंबे होंगे या ऊपर की तरफ लंबे होंगे या ऐसे कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। इसमें क्या होता है, एक निश्चित डायरेक्शंस होता है, और किस डायरेक्शन में आपका विकास हो रहा है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे कोई लक्ष्य नहीं होता, यहाँ पे हमारा लक्ष्य होता है जैसे जैसे हम अपने आप में मेच्योर होने लग जाते हैं तो हमारा लक्ष्य है, जैसे आप लोगों का लक्ष्य क्या है, अभी एक जॉब पाना, एक अपनी जॉब को सिक्योर करना, गवर्नमेंट जॉब लेना, ये आपका क्या है, लक्ष्य है। तो हम डेवलपमेंट की ओर है, क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी स्टडी में ग्रोथ कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को इनहेंस कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं ना कि हम उस चीज को फिक्स पा ले, तो वो हमारा क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पे लक्ष्य आ जाता है। क्या आ जाता है, लक्ष्य आ जाता है। ओके, यहाँ पे कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता। यहाँ पे क्या है कि भाई ये जो ग्रोथ है सीधे मापा जा सकता है, भाई मेजर किया जा सकता है, इसको सीधा मापा नहीं जा सकता, इसको हर तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है, इवोल्यूशंस किया जा सकता है, कि जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा या कोई इंसान एक चीज में अच्छा है तो दूसरी चीज में भी अच्छा होगा। जैसे कोई इंसान कम्युनिकेशन में अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि वो एक्टिविटी में भी अच्छा हो, क्या पता उसको बैठ के सिर्फ बातें बनाने आता हो, ये भी तो हो सकता है ना, आलसी भी हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं है। इसको हम मेजर क्या करेंगे, इवोल्यूशन करेंगे, हर कोई अपने अपने फील्ड में होता है। अब क्या है कि ग्रोथ के परिवर्तन रचनात्मक कहलाते हैं, ये चेंजिंग कहलाते हैं। ये विकास के परिवर्तन रचनात्मक और विनाशकारी, मतलब कि जहां हमें जिस चीज की आवश्यकता नहीं है हम उसको अपने अंदर से हटा भी देते हैं और नई चीजें अडेप्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसा भी आप लोगों का फीडबैक रहेगा क्लासेस के नीचे एक बार जरूर बताएगा, ताकि मैं उसको इंप्रूव कर सकूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की, यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट का सिद्धांत है वो क्या है। तो अगर हम साइकोमोटर्स की बात करें, हम मांसपेशियों के नियंत्रण की बात करें कि बच्चा सबसे पहले किस तरीके से अपनी मांसपेशियों पे कंट्रोल करता है, इसी को प्रिंसिपल के अंदर आता है। कि जब बच्चा बोर्न होता है 0 से लेके 2 साल के, फिर 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, आगे हम इसके स्टेजेस पे पढ़ेंगे, तो क्या वो एकदम से अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है, ये क्या चेंजिंग आती है। तो आप लोगों ने अपने घर में खुद के बच्चे देखे होंगे, उनको विकास करते हुए डेवलप करते हुए देखा होगा, बड़े होते हुए देखा होगा, या अपने घर में जितने भी आपके चाचा ताऊ मौसा मौसी किसी के तो बच्चे देखे होंगे, दोस्त के तो देख ही लिए होंगे, इस एज में हम लोग आ चुके हैं कि अपने नहीं तो दूसरे के तो देखे ही होंगे। तो वहां पर आप ये देख रहे होंगे कि बच्चा पहले क्या करता है, यानी कि वो अपनी बड़ी मांसपेशियों पे कंट्रोल करना सीखता है छोटे की जगह। यानी कि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, बॉर्न हुआ, फिर वो सबसे पहले अपनी बड़ी बड़ी मांसपेशियां यानी कि जांघों पे, आर्म्स पे, कमर पे, इन सब पे कंट्रोल करता है। यानी कि पहले बच्चा बड़ी मांसपेशियों पे कंट्रोल करना सीखता है, इसलिए इसको ग्रोस मोटर डेवलपमेंट बोला जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार पूछा गया है कि ग्रोस मोटर डेवलपमेंट का एग्जांपल क्या होगा, कि बच्चा पहले क्या करता है, जांघों पे कंट्रोल यानी कि रेंगना स्टार्ट करता है, वो होल्ड करना स्टार्ट हो जाता है, उस पर बैठना स्टार्ट हो जाता है, देन वो फिर खड़ा होना स्टार्ट होता है, भुजाओं पे अपने आर्म्स पे कंट्रोल करने लग जाता है, फिर वो चलना स्टार्ट
करता है, जहां पे वो उसके पैरों के फिंगर्स पे भी कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जो पैरों के फिंगर पे कंट्रोल आएगा वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। यानी कि फाइन मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जब बच्चा छोटी छोटी मांसपेशियों पे भी कंट्रोल करना सीख जाए। यानी हमने देखा यहाँ पे पहले वो जांघों पे कंट्रोल किया, आर्म्स पे कंट्रोल किया, जब वो आर्म्स पे कंट्रोल करता है तो वो किसी चीज को होल्ड नहीं कर पाता, है ना। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 6 महीने 7 महीने 1 साल 2 साल का जब होता है, 2 साल का तो फिर भी बड़ा हो जाता है, बच्चा चलने लग जाता है, लेकिन जब वो 1 साल तक का होता है तो हम क्या करते हैं, उसको गोद में लेके उसको चिढ़ाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, बहुत फनी फनी सा एक्सप्रेशंस देते हैं, तो बच्चे क्या होता है, वो आपको होल्ड नहीं कर पाता, आपको अच्छे से होल्ड करना पड़ता है, ठीक है। वो आपके ऊपर हाथ रब करता है, हाथ चलाना स्टार्ट हो जाता है, छीनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो किसी चीज को अच्छे से पकड़ नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम उनके छोटे मांसपेशियों पे कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है बाद में बच्चा छोटी छोटी मांसपेशियों पे कंट्रोल करना सीखता है, जहां पे वो अपना काम खुद करना स्टार्ट कर देता है, किसी चीज को होल्ड करना, पकड़ना और चलना, यानी कि इसमें अपनी फिंगरों पे कंट्रोल करना स्टार्ट हो जाता है, वो आएगा फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। तो ये क्लियर है ना, ये क्लियर है। अगर कोई क्लियर ना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, इसी वीडियो के नीचे मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। भाई इसकी क्या सिद्धांत है, हमें क्यों पढ़ना होता है, ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है। आप में से तो काफी लोग इसको एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, तो जब आप इसको पढ़ रहे होंगे ना तो आपको ऐसा लग रहा होगा हाँ ये तो ऐसा हुआ था, जब मेरा बच्चा भी था, जब वो ग्रो कर रहा था, हाँ ऐसा हुआ था, ये इस तरीके से ही है। तो वो चीजें आप ऑलरेडी फील कर चुके हैं, तो आप लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत इजी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, क्या होता है, सतत होता है, सतत विकास की एक प्रक्रिया है, ठीक है। सतत विकास की एक प्रक्रिया है, क्यों, क्योंकि जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो हम बहुत केयरिंग करते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से केयर किया जाता है कि आपको शोर वाले इलाके में नहीं जाना है, आपको अच्छे गाने सुनने हैं, अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छा खाना खाना है और अच्छे तरीके से बात करनी है, अच्छी अच्छी चीजें होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो वहीं से उनको इंटेंशन मिलने लग जाती है और उसका डेवलपमेंट वहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। किसने बोला था, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, हर लोग ने बोला था कि विकास निरंतर चलता रहता है। ये गर्भदान यानी कि गर्भ में बच्चा आने से लेकर मृत्यु तक, यानी कि अपने गर्भ में जाने तक, टू टर्म तक इनकी कंटिन्यूअस वो डेवलप करता रहता है ना, करता रहता है ना। इट्स रियल ना, क्योंकि जब आप बच्चे थे तब भी आप ग्रो कर रहे थे, और आज अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं इससे और बेटर बन सकता हूँ, तो आप कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर एग्री करते हैं तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सेकंड बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये डिसकॉन्टिन्यूट है। आप कहेंगे मैम पहले तो आप कह रहे हो कॉन्टिन्यूट है, फिर कह रहे हो ये डिसकॉन्टिन्यूट है, ये कैसे, देखो समझो इसको। यहाँ पे रुक रुक के डेवलपमेंट होता है, लेकिन हर स्टेज में एक बराबर विकास नहीं होता है। जब बच्चा छोटा होता है यानी 2 से 0 साल का होता है तो बच्चा जल्दी जल्दी बड़ा होता है। कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि मान लो 6 महीने के बाद अगर बच्चा देखते हैं, जब होता है तो कितना छोटा सा होता है ना, उसको बड़े केयर से उठाना होता है, हाथों पे ऐसे होल्ड करना होता है ताकि भाई वो कहीं गिर ना जाए, उसको चोट ना आ जाए उसकी। तो जैसे जैसे उसकी मांसपेशियां बोन्स वगैरह बड़े होते हैं तो वो अचानक से बड़ा, अरे इतना जल्दी बड़ा हो गया, 1 साल में इतना बड़ा हो गया, हम शॉक्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट ज्यादा होती है, वहां पे उनका माइंड जो मस्तिष्क होता है वो जल्दी विकसित, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में ये सारी चीजें मैं बताऊंगी। फिर अचानक से अगर बीच में जो ग्रोथ लेवल होता है वो स्लो हो जाता है, फिर हाई हो जाता है, तो इसलिए इसको डिसकॉन्टिनेंट बोला गया, ठीक है। इसलिए बोला गया कि जीन पियाजे कोलबर्ग जैसे मनोवैज्ञानिक ने सिद्धांतों में जिसमें चरणों का उल्लेख हो बताते हैं कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में भिन्न होता है, यानी कि एक स्टेज में हमारा जो ग्रोथ रेट होता है ज्यादा होता है, किसी स्टेज में कम होता है, कहीं पर स्लो डेवलपमेंट होता है, कहीं पे तेज होता है, इसलिए इसको डिसकॉन्टिनेंट बोला गया। किसने डिसकॉन्टिनेंट बोला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा इसको। किसने, जीन पियाजे कोलबर्ग जैसे वैज्ञानिक ने इसको बोला था, ठीक है। दूसरा है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन ऑफ मोशन इन फेजेस, यानी इंटेंशन ऑफ मोशन, यहाँ पे स्लो मोशन होता है, यहाँ पे तेज होता है। यहाँ पे जो मोशन होता है वो हम स्लो होता है, जो बच्चा न्यू बॉर्न होता है धीरे धीरे डेवलप कर रहा होता है 3 साल 4 साल में, तो वो स्लो मोशन में, मोशन उसके अंदर बहुत स्लो होता है, ठीक है। कि पहले मुड़ना सीखेगा अपनी बॉडी को, जैसे बच्चे पहले लेटा रहता है, एकदम से थोड़ी कि बैठने स्टार्ट कर देता, नहीं, वो पहले गुलटिया मारना स्टार्ट करता है। गुलटिया वर्ड समझते हो ना, गुलटिया मारना यानी कि बिस्तर पे गुलटना गिरते, ताकि हम उसके आगे क्या लगाते हैं, वो पिलो लगा देते हैं, कोई स्टैंड लगाते हैं ताकि बच्चा इधर ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे स्लो गति होती है और यहाँ पे अचानक से तेज गति आ जाती है कि जब बच्चा 11-12 साल का होता है, वैसे उसके अंदर जो मोशन होते हैं बहुत तेज आने, वो हर एक चीजों को तेजी से सीखने के लिए तत्पर रहता है, वो तेजी से उसको सीख पाता है, ठीक है।
गर्भ अवस्था और शैशवावस्था किशोर अवस्था में तीव्र होती है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कहाँ कहाँ पे होता है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वो जल्दी जल्दी डेवलप करता है, ठीक है। 7 महीने में, 7 से 8 9 महीने, लास्ट 9 महीने तक बच्चा पूरी तरीके से बन जाता है, उसकी पूरी बॉडी पार्ट वगैरह सब बन जाती है। फिर वो शैशवावस्था में होता है तो तेजी से ग्रो करता है, फिर बीच में स्लो हो जाता है, जो चाइल्डहुड वाला एज आता है वो स्लो हो जाता है, और फिर जब वो एडल्टनेस के एज में आता है तो अचानक से उसकी गति तेज हो जाती है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। समझ में आ रहा है ना? मैं कुछ ज्यादा फास्ट नहीं जा रही, तो जो भी वीडियो को देखेंगे वो मुझे एक बार कमेंट कर देंगे कि हाँ वीडियो फास्ट है या ये है, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस की। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों? भाई हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, जाहिर सी बात है, ठीक है। हमारे 2 आंख हैं, सभी के 2 आंख हैं, 2 हाथ है, 2 पैर हैं, बाल है, सब कुछ है, लेकिन भाई हमारे अंदर सोचने का तरीका भी तो अलग हो सकता है, ग्रो करने का भी तरीका अलग होता है। किसी बच्चे में जल्दी ग्रो होता है, किसी बच्चे में स्लो होता है, यानी कि कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा लेट से सीखता है। तो यही चीजें हमें यहाँ पे बताई गई है कि ये यूनिफॉर्म पैटर्न क्या है। यूनिफॉर्म पैटर्न यानी कि बच्चे का ग्रो होने का तरीका सेम है, पैटर्न सेम है, कि बच्चा अगर जब पैदा होगा तो पहले वो रेंगेगा ही, अपने घुटनों के बल ही चलेगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि घुटनों के बल नहीं चला और सीधा दौड़ना स्टार्ट करे, नहीं, पहले वो घुटनों के बल चलेगा, फिर वो अपने मांसपेशियों पे, बड़े बड़े जांघों पे कंट्रोल करना सीखेगा, ठीक है, अपने जांघों पे कंट्रोल करना सीखेगा, फिर वो सीधे खड़ा होने से, किसी चीज को होल्ड करके वो खड़ा होना सीखेगा, और फिर वो चलना और उसके बाद दौड़ना सीखेगा। ये जो पैटर्न है, तो वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ, ह्यूमन प्रजाति के अंदर अगर वो मानव प्रजाति के बच्चे हैं तो इसी पैटर्न में ग्रो करेंगे, कोई दूसरा पैटर्न नहीं आएगा। अगर कोई दूसरा पैटर्न हो तो मुझे एक बार बता देना, क्या पता मुझे ना पता हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सामान्य से विशिष्ट क्रिया, यानी कि पहले वो कोई जनरल एक्टिविटी, सामान्य क्रिया ही करेगा, बाद में स्पेशल एक्टिविटी करेगा। यानी कि स्टार्टिंग में जो बच्चा, सारे बच्चे पहले हाथ पैर ही चलाते हैं, हाथ मारना वो जल्दी सीख जाते हैं, तो कहते हैं पिट्टी कर दो, मम्मी को लगा दो, भैया को लगा दो, ये बोलते हैं ना, तो वो जनरल एक्टिविटी है, वो सभी करते हैं, वो डिफरेंस नहीं है। लेकिन बाद में उसकी एक्टिविटी डिफरेंस हो जाती है, जहां पे आप कहते हैं ना, अरे आपका बच्चा कितने साल का हो गया? 2 साल का, वो बड़ा अच्छा पढ़ रहा है, बहुत अच्छा लिख रहा है, बहुत अच्छा बोलता है, ये तो कुछ करता ही नहीं है। कंपेयरिंग होता है कि नहीं होता है, कि उसकी एक्टिविटी अलग हो गई है। यहां तक वो सारी एक्टिविटी सेम है, लेकिन यहाँ पे एक्टिविटी सेम नहीं होती है। तो पहले सभी बच्चे जनरल, यानी कि सभी बच्चों की पहले नाक बही ही होगी, ठीक है, पहले बचपन में सब रोए ही होंगे, ठीक है, सभी ने एक आदत तो बचपन में लगा ही दिया होगा, जो उस टाइम कोई उसकी बात का बुरा नहीं मानता है, लेकिन बाद में उनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशिष्ट क्यों, समझे, ठीक है। तो ये होता है 6 क्या है पॉइंट, कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी एकीकरण का नियम होता है। पहले हाथ, फिर उंगलियां, फिर पूरे हाथ को बच्चा चलाता है। यानी सबसे पहले बच्चा, जैसे कि मैंने बताया, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट, तो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में बच्चा पहले हाथ चलाना सीखता है, फाइन मोटर में अपने फिंगर्स के ऊपर कंट्रोल करता है, और फिर पूरे हाथ पे, यानी कि वो बाजू और हाथ को एक साथ चला सकता है, ठीक है। पहले बच्चे पूरे अंग को चलाना सीखेगा, फिर अंग के कुछ भागों को चलाएगा, और एंड में उसके भागों के साथ चलाएगा, समझ रहे, पहले कुछ अंग को चलाएगा, फिर उसके भाग को चलाएगा, फिर दोनों को एक साथ चला सकता है। ये होता है धीरे धीरे, ओके। अब हम और इसमें पॉइंट देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड, यानी कि यहाँ पे परस्पर संबंध का नियम होता है। किसका नियम होता है? संबंध का नियम होता है, यानी कि शारीरिक एंड सोशल डेवलपमेंट में इसमें होता है, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चा पहले फिजिकल डेवलपमेंट करता है, फिर उसकी सोशल डेवलपमेंट होता है, फिर वो क्या होता है, मेंटली, इमोशनली, सभी तरीके से। ये सारे एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है, मैंने पहले भी बताया। यहाँ पे भविष्यवाणी की जाती है, प्रेडिक्शन किया जाता है ना, बचपन में एक्टिविटी को देख के हम प्रेडिक्शन करते हैं ना, अरे ये तो पढ़ता है, इसको पेन से ज्यादा खेलता है, जरूर ये टीचर बनेगा, ये डॉक्टर ज्यादा खेलता है, ये जरूर डॉक्टर बनेगा, अरे बहुत दौड़ता है, स्पोर्ट्स में जाएगा, तो हम प्रिडिक्शन करते हैं, उसकी एक्टिविटी को देखकर हम क्या करते हैं, भविष्यवाणी की जाने की संभावना होती है। और जरूरी नहीं है कि वो प्रिडिक्शन सही हो, 50% सही भी हो सकता है, 50% सही नहीं भी हो सकता, बट लेकिन प्रिडिक्शन करते हैं, ओके, भविष्यवाणी करते हैं। अब आगे देखो क्या बोल रहा है कि दिशा, जैसे मैंने बताया था कि ग्रोथ में डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन डेवलपमेंट में डायरेक्शन होता है। हमने इससे पहले क्या बोला कि बच्चा पहले अपने कुछ पार्ट पे कंट्रोल करना सीखता है, ग्रोस मोटर एंड फाइन मोटर, समझा। अब उसी से रिलेटेड भाई उसके डायरेक्शन, डेवलपमेंट के डायरेक्शन में 2 डायरेक्शन होते हैं, 2 तरीके से डायरेक्शन होता है। एक आपका होता है सेफोकॉर्डल, यानी कि मस्त अधोमुखी, सिर से पैर की तरफ बढ़ना, यानी बच्चे की लेंथ बढ़ना, हाइट बढ़ना, ये होता है सेफोकॉर्डल डायरेक्शन है, सर से पैर की तरफ, है ना। हम लंबे ऐसे होते हैं ना, लंबे, तो ये हो गया सेफल मतलब सिर, कॉर्डल मतलब टो यानी पैर, तो सेफल कॉर्डल, ये ध्यान रखना, सेफल कॉर्डल यानी सिर से पैर,
सिर से पैर, सेफोकोडल। और फिर आता है प्रॉक्सिमल डिस्टल। प्रॉक्सिमल डिस्टल यानी समीप विकास, समीप दूरा विकास की बात होती है। इसमें क्या होता है, क्रम के अनुसार विकास जो है क्रम में केंद्र से स्टार्ट होता है। केंद्र यानी पहले बॉडी पार्ट जो होती है हमारा, ये सेंटर पार्ट होता है। तो बच्चा पहले देखो यहाँ जो है, यहाँ से मूवमेंट करना स्टार्ट, यानी बच्चा जब लेटा होता है तो स्टार्टिंग में बुलेटिया मारता है, तो अपना ये वाला बॉडी कंट्रोल करता है ना, वो पहले ये वाले बॉडी कंट्रोल करता है, ऐसे मूव हो जाता है, ठीक है, यानी करवट लेना सीख जाता है, इधर गुलट जाता है, उधर गुलट जाता है, फिर चलना स्टार्ट करता है। तो भाई वो पहले इधर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर वो हाथ वगैरह मूव करता है, फिर पैर वगैरह मूव करता है। इसलिए इसको प्रॉक्सिमल डिस्टल बोला गया है, जहां पे वो केंद्र से आरंभ करता है, फिर बाहर की तरफ हाथ और पैर ये सारा मूवमेंट करना चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर है? ये क्लियर है या नहीं है? क्लियर नहीं है तो नो लिख देना, क्लियर है तो यस लिख देना, और एक बार टेस्ट जरूर लगाना ताकि आप अपने आप को चेक कर सको। अब ये देखो किसकी बात की जा रही है कि भाई विकास सीधा ना होकर, मैंने बताया था ना जब हम डिफरेंस पढ़ रहे थे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंस पढ़ रहे थे, तो डेवलपमेंट को क्या बोला गया था कि ये लीनियर नहीं होता, ये एक लाइन में नहीं चलता, ये ऐसे नहीं चलता, ये ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। कैसे, क्यों चलता है? देखो बच्चा यहाँ पे क्या आता है, मैंने बताया था कि जब बच्चा गर्भ में होता है, गर्भ में यानी कि माँ के पेट में होता है, तो वो बहुत जल्दी डेवलप करता है ना उसकी बॉडी। फिर वो जब बाहर आता है, बाहर की दुनिया देखता है, बाहर के रंगों में आता है, तो वो कुछ समय तक तेजी से विकास करता है, यानी कि 2 साल 3 साल तक वो तेजी से विकास। फिर उसकी गति यहाँ पे क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। फिर यहाँ से चलते 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 फिर यहाँ पे जब पहुंचता है तो वो फिर तेज से गति करने लग जाता है, यानी उसकी एक्टिविटी। इसलिए विकास की गति कभी समान नहीं होती, किसी एज में ज्यादा तेज होती है, किसी एज में कम तेज होती है, इस वजह से उसको बोला गया। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज, उसके अंदर अचानक से जो चेंज आता है, फिजिकल चेंज तो आता है, उसके मसल्स बढ़ने लग जाते हैं। आप देखते हो कि भाई बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उनके चेंज होने लग जाते हैं। उनकी जो टोन है, वॉइस है, बचपन में जो वॉइस होती है वो जरूरी नहीं है कि आपके 18 साल के बाद भी वही वॉइस है, उसमें भी चेंजिंग आने लग जाता है, ठीक है। और फिर हम मेंटली भी तो वो स्ट्रांग हो जाते हैं ना, हमारी एक्टिविटी, हमारा हम तार्किक सोच करने लग जाते हैं, लॉजिकल थिंकिंग लगाने लग जाते हैं किसी चीज को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। ओके, इक्वेशन बोर्ड की बात किया गया है कि सभी ने अपने अपने तरीके बताया कि डेवलपमेंट क्या है, तो विकास का परिपक्व तथा सीखने का उपज है। यानी डेवलपमेंट को ये बोला गया है कि बच्चा जब मैच्योर होता है तो उसका लर्निंग भी तेज हो जाता है, या हम ये बोले कि जब उसकी लर्निंग होती है तो उसकी मैच्योरिटी लेवल भी तेज हो जाते हैं। दोनों डिफरेंस है कि जब जैसे जैसे वो मैच्योर होगा तो उसको पता है ना कि ये मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो उसको ज्यादा फोकस करेगा, राइट। तो इसलिए ये बोला गया है कि जब डेवलपमेंट है वो मैच्योरिटी इनटू लर्निंग क्या होता है, इक्वल टू होता है। ओके, अच्छे से डेवलप करेगा। दूसरा ये बोला गया है कि वुडवर्थ ने ये बोला कि जो डेवलपमेंट है, अगर आप किसी बच्चे में अच्छा डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो उसकी हेरिडिटी, अनुवांशिकता यानी वंशज से जो चले आ रहे हैं, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे उसके फैमिली में सभी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं तो वो भी गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, उम्मीद है, क्योंकि वैसा माहौल मिला रहता है, वैसे अनुशासन डिसिप्लिन उनके घर में रहता है, वैसे सोच उसके चारों तरफ फैलती रहती है। तो इन्वायरमेंट भी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि बच्चे को जिस तरीके का इन्वायरमेंट मिलेगा वही होगा। एक मूवी है जिसमें इस वाली थ्योरी को दिखाई गई है कि अगर बच्चे का इन्वायरमेंट चेंज कर दिया जाए तो उसका ग्रोथ और उसका फ्यूचर बदला जा सकता है, ठीक है। मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो मैं नेक्स्ट कोई भी जब क्लास लूंगी तो उसमें जरूर बताऊंगी। लेकिन इन्वायरमेंट हमारे बच्चे के डेवलपमेंट में, या आपके हमारे आज भी अगर आप ऐसे सोसाइटी में जाके रहने लग जाए, आपके आसपास बहुत ज्यादा डेवलप हो, क्लीननेस हो, या एजुकेशन से के लिए, तो आपका भी मन करेगा कि मैं भी ये करूं, मैं भी आगे ग्रो करूं, इससे और आगे जाऊं। तो वैसे ही यहाँ पे बोला गया है कि वुडवर्थ ने ये बोला कि जो आपके वंशज में है वो तो है ही, जो वंशज में है, जो आपको पहले पीछे से मिला हुआ है, जो आपके जीन्स में है, वो तो आपके अंदर है ही, लेकिन आपको अगर अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो आप और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। ये बात है, जैसे वही वाली बात आ गई ना, जरूरी थोड़ी डॉक्टर के बेटे डॉक्टर ही बने, कुछ और भी बन सकता है। इट्स क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो किस किस स्टेज में होता है, तो इसको 4 स्टेज में हमने बांटा है। वो 4 स्टेज कौन कौन से हैं? पहला स्टेज है आपका इन्फेंट्री यानी शिशु व्यवस्था, ठीक है। शिशु व्यवस्था जो कि 0 से 2 साल के लिए होता है। फिर अर्ली चाइल्डहुड, पूर्ण बाल्यावस्था हो जाए जो कि 3 से 6 वर्ष के लिए होता है। फिर हमारा लेटर चाइल्डहुड होता है जो 6 से 12 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था होता है। फिर एडल्टनेस आता है जो कि 13 से 18 वर्ष के लिए होता है। फिर आपका एडल्टहुड आता है जो कि 18 साल से बाद का होता है, और हम सभी 18 साल से बाद के वाले हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं कि भाई इन्फेंट्री, एक एक स्टेज को पढ़ते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी पॉइंट पूछ लेता है कि ये कौन से स्टेज में आता है। तो जब आपको पता होगा कि हाँ इस स्टेज में ये चीजें होती हैं तो फिर
और ये आप लोगों को ऑलरेडी आप लोगों ने अनुभव किया होगा, आप में से 90% लोग जो है इसको अनुभव कर चुके होंगे, ऐसा मुझे लगता है। फीमेल तो कर ही चुकी होंगी, कुछ ने नहीं किया होगा तो भी कर चुके होंगे। जरूरी नहीं है कि ये एक्सपीरियंस लेने के लिए शादी होना ही जरूरी है। भाई घर में बहन की शादी हुई होगी, मौसी फुआ इनके बच्चे भी तो होंगे, देखे होंगे, पाले होंगे, किया ही होगा, तो पता चल जाता है। तो शैशव अवस्था यानी अन्य नाम से इन्फेंट्री, इनको और क्या क्या नाम से पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में शैशव व्यवस्था ही लिखे आए या इन्फेंट्री ही लिख के आए। अगर आपको ये वाला देगा 0 से 200 तो आप आसानी से उसको टिक करके आ जाएंगे, लेकिन इनमें से कोई नाम दे दिया तो क्या करेंगे, इसलिए इसको पढ़ लीजिए। इसको हम नाजुक स्टेज बोलते हैं, बहुत ज्यादा नाजुक से, इसलिए बच्चे को हम बहुत केयर से, बहुत केयरफुली रखते हैं, बहुत आराम से उठाते हैं, आराम से खिलाते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं कि भाई कोई ऐसी चीजें ना खिला दे, इसके आसपास बहुत सेफ्टी रहे, तो इसलिए नाजुक होता है। ये बादशाह की अवस्था होता है, यही एक एज होता है जो बच्चा बिल्कुल एकदम बादशाह राजा की तरह उसको केयर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद तो नहीं किया जाता। भावी जीवन के आधारशिला फंडामेंटल स्टेज होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का जो माइंड है वो अब्सॉर्ब कर रहा होता है, वो अपने आसपास में, देखो वो अपनी बातें कह नहीं पाता, वो बोलता नहीं है, लेकिन वो अब्सॉर्ब कर रहा होता है कि उसके आसपास क्या चीजें चल रही है, उनमें क्या क्या शब्द उसको सुनाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें वो देखता है, ठीक है। ये सुंदर जीवन की नींव रखने की अवस्था है। यही जो एज है, अगर उसके आसपास ऐसा माहौल, लड़ाई झगड़े वाला माहौल मिलेगा तो वो उसी तरीके का नेचर का होगा, वो उसी तरीके से आगे ग्रो करेगा, ठीक है। अगर शांति, प्लीजेंट, अच्छी अच्छी चीजें होंगी तो वो अच्छे विचारों वाला होगा। मौज मस्ती का स्टेज होता है भाई, सबसे ज्यादा मौज मस्ती यहाँ पे, किसी को कुछ कह तो सकते नहीं, कोई एक्टिविटी भी कर दो तो कोई कुछ नहीं कहने वाला, ठीक है। ये स्टेज जो होता है रिपीटेशन का, रिपीटेशन यानी कि बच्चा हमारी नकल करता है। जैसे हम बच्चे के आगे आग दिखाते तो आग दिखाता है, जिप दिखाते हैं तो जिप दिखाता है ना। तो जैसे हम एक्टिविटी करते हैं वैसे ही बच्चा भी वही एक्टिविटी करता है। तो ये स्टेज बहुत प्यारा होता है और हम लोगों को बहुत प्यारा लगता है ना। अगर हमारे सामने कोई 0 से लेकर 2 साल का बच्चा आ जाए तो हम उसके साथ खुद बच्चे बन जाते हैं, उसकी तरह एक्टिविटी, यानी वो कुछ करे, इसलिए हम बहुत, और ये खतरनाक स्टेज भी होता है क्योंकि बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। फिर ये हमें प्रे भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है इन ऐसे बच्चों के साथ करना, ठीक है। और ये स्टेज धुंधल का स्टेज भी होता है, यानी कि उसको हर चीज धुंधला, मतलब कि हर ये कलर को, इस स्टेज में बच्चे हर कलर को नहीं देख पाते, कुछ ही कलर को, ब्लैक एंड व्हाइट ही चीजें इनको दिखाई देती है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्टेज माना जाता है, ठीक है। ये बच्चे का या आप और हमारे बचपन का भी यही सबसे ज्यादा स्टेज है, तभी आज हम लोग आप और यहाँ है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि भाई हैवी हस्टर्ड ने क्या बोला था, हैवी हस्टर्ड ने क्या बोला कि विकास कार्य का कॉम्पोनेंट ने दिया था, हैवी हस्टर्ड ने दिया कि गति और शारीरिक क्रिया, यहाँ पे हमारी जो गति होती है और हमारी शारीरिक क्रिया चेंज होती रहती है। रिंग रहे, फिर ये आता है, हम चलना स्टार्ट करते हैं, फिर हम यहाँ पे दौड़ना स्टार्ट करते हैं, फिर हम यहाँ पे कूदना स्टार्ट करते हैं, फिर हम खेलना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हमारी गति बढ़ती है ऐसे ऐसे हमारी एक्टिविटी भी चेंज होती रहती है। अब इस वाले बच्चों को कहोगे कि नहीं तुम भाई घर में रहो तो ये रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या भोजन और देख का बहुत, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है फीडिंग एंड सेल्फ केयर, खुद की केयर करता है ना, हर चीज उसको मैं खुद करूंगा, मैं खुद खाऊंगा, मैं खुद, ये वाला साधारण रूप से खाने पीने आदि की क्रिया सीखने लग जाता है। यहाँ पे वो अपने जो भी चीजें हैं वॉशरूम वगैरह पे कंट्रोल होने लग जाता है। हम यहाँ पे हैबिट डलवाते हैं बच्चों को कि आपको उठते के साथ ही वॉशरूम जाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, ये हैबिट यहीं पे हम करवाते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे वो फिजिकली बैलेंस भी करने लग जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इस एक्टिविटी में होती हैं। इसके बाद इसके कोई की पॉइंट्स हैं कि अलग अलग फिलोसफर्स ने क्या बोला गया है। गुड एंड एफ ने बोला था कि व्यक्ति जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्षों तक हो जाता है, यानी कि आज हमारे पास जितना भी मानसिक, यानी कि मेंटली जितने भी स्ट्रॉन्ग है वो हमारे 3 ईयर्स जो होते हैं, 3rd ईयर्स जो होता है वहां तक हम अपनी मेंटली डेवलपमेंट, यानी हम अपने दिमाग का कितना यूज करेंगे वो इसी एज में डिसाइड हो जाता है। कैसे हो जाता है, आप लोगों को याद है कि टीवी पे एक एड चलती थी, अभी भी शायद अभी नहीं चलती है, लेकिन चलती थी क्या, हॉर्लिक्स का, याद है बच्चों को खिलाने का, कि भाई अगर आपका बच्चे के लिए 5 साल तक का है, 3 साल तक का है, तो उसको ये वाला हॉर्लिक्स दो, जिससे कि वो जितना वो ग्रो कर रहा है उसे मल्टी गुना तेज गति से करे, अपने माइंड का अच्छे से विकास करे। तो वही ये वो बात ध्यान रखिएगा कि हमारा जो माइंड है वो 3 वर्षों तक लगभग डेवलप हो जाता है, ओके। जॉन लॉक ने बोला कि बच्चे का जो दिमाग है वो खाली स्लेट है, टेबुल रसा, ठीक है, खाली स्लेट है, टेबल रसा है, उसके ऊपर हम जो चीज लिखेंगे वो वही सीखेगा, है ना। कई बार बोलते हैं कि ये जो एज होता है वो कच्ची मिट्टी की तरह होता है, उसको जैसा हम बनाना चाहे वैसा वो बन सकता है, ठीक है। फिर वेल्टाइन ने बोला कि ये आदर्श काल होता है, यानी कि वो जैसा देखेगा वैसा बनेगा, ये वाला काल आदर्श काल, कि यहाँ पे उसने किसी चीज को आदर्श माना है तो वो आगे उसको कंटिन्यू रखता है।
ठीक है, तो ये हमारी एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का क्लियर होता है। दूसरा देखो अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्ण बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था से पहले की एज है कि 3 साल से 6 साल की। अब ये चीज ध्यान रखना कि जो भी स्टेज में बता रही हूँ उसमें एज फिक्स नहीं है। 0 से लेके 2 तक बोला है तो 2 से 3 भी आ सकता है। जैसे यहाँ से 3 से 6, आप बोलोगे मैम उसमें तो 3 आए, 3 से 6, 3 तक आने में वो वहां के स्टेज में रहेगा। फिर 3 से लेके 6 तक ये फिक्स नहीं है, एवरेज माना गया है ये कि हाँ इस स्टेज में इस एज के बच्चे होंगे, एवरेज है, नॉट अ फिक्स। ओके, ये ध्यान रखना। तो अन्य नाम इसको और किस किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है प्री स्कूल के नाम से। प्ले स्कूल के नाम से क्योंकि हम 3 साल के बाद बच्चे को कहाँ नर्सरी में या प्ले स्कूल में डालना स्टार्ट कर। पहले तो भाई सीधा पहले नर्सरी में जाते थे, प्ले स्कूल में तो जाते नहीं थे। मैं नहीं गई हूँ प्ले स्कूल में। ओके, तो हम इसको अदर नाम से जानते हैं, क्या? प्ले स्कूल के नाम से जानते हैं, नर्सरी स्कूल एज भी बोलते हैं, टॉय एज भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चों को खिलौने बहुत ज्यादा पसंद है, वो खिलौने के पीछे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और ये स्टेज ऑफ क्या होता है, तार्किक चिंतन की अवस्था भी होता है। बच्चे को बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानने की, ये हुआ तो कैसे हुआ, ये वाला एज है। ठीक है, और ये प्राथमिक यानी प्राइमरी स्कूल एज भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि अर्ली चाइल्डहुड जो है वो ये प्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल, नर्सरी स्कूल, टॉय एज, ये सारी चीजें कही जाती है। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चा जो है, जो भी निर्जीव चीजें हैं ना, जो नॉन लिविंग थिंग चीजें हैं, जो नॉन लिविंग थिंग चीजें हैं, उसके अंदर ये समझता है कि इसके अंदर जान है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा बस हो गया, बच्चे को ये लगता है कि जो टॉय है उसके अंदर जान है, यानी वो जो खुद खाता है तो अपने टॉय को भी खिलाता है, उसको बहुत केयर करता है, वो उसको उसके साथ सोना, उसके साथ बैठना, उसके साथ बातें करना, वो ये समझता है। ठीक है, कि उसके अंदर क्या है, जीववाद है, जितने भी निज। अब उसके बाद यहाँ पे सेल्फ सेंटर या इको सेंट्रिक भी इसको बोला जाता है, जो जिन प्याजे ने भी बोला था। ये सोचता है कि भाई मैं क्या हूँ, किंग हूँ, यानी मेरे सोचने का तरीका सही है। ये जैसे देखा होगा कि बाय चांस स्कूल में मैम ने बोल दिया कि भाई ये ए फॉर एरोप्लेन है, तो घर पे उसको अगर ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाएगा तो नहीं, वो ए फॉर एरोप्लेन ही पढ़ेगा, क्योंकि वो पहले सीख गया है। ठीक है, इगोसेंट्रिक कि वो जैसे बोलेगा वो उसी तरीके से। और यहाँ पे वस्तुओं को क्रम में लगाना है, यानी उसको वस्तुओं का पहचान हो जाता है, छोटे बड़े की साइज का पता चल जाता है, भारी हल्के का पता चल जाता है। तो इस तरीके से देखो और भी चीजें बताई गई हैं, भारी और हल्के का पता चल जाता है, इनवर्जुअल का पता चल जाता है कि भाई सेब को जब हमने काट दिया तो सेब को दोबारा इस तरीके से नहीं बना सकते। अनुकरण यानी लर्निंग बाय इमिटेशन, हम नकल करके सीखते हैं। अगर वो देखेगा कि हमारे घर में जो सभी लोग हैं वो टाइम पे उठते हैं तो वो टाइम पे उठेगा, टाइम पे सोते हैं तो टाइम पे, ज्यादा फोन चलाते हैं तो ज्यादा, जिस तरीके से हम बात करते हैं वो उसी साउंड में बात करता है, जिस वर्ड का हम ज्यादा यूज करते हैं वही साउंड। हम कहते हैं कहाँ से सीख रहे हो, अपने इन्वायरमेंट से। तो यहाँ इस एज में बच्चे अपने आसपास की एक्टिविटी से, अपने घर की एक्टिविटी से, अपने विद्यालय की एक्टिविटी से ज्यादा सीखते हैं। ठीक है, जिज्ञासा, भाई क्यूरियोसिटी, इनके सवाल ही खत्म नहीं होते। इस एज के बच्चों के पास बैठ जाओगे तो इनके सवाल खत्म ही नहीं होंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। तो इनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कि क्यों नहीं हुआ, ये सारे इनके सवाल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड एज की, जहां पे 7 से 12 एज के बच्चों की बात होती है। इसके भी अदर नेम है, तो एग्जाम में कई बार ये वर्ड आ चुका है, समूह की आयु यानी गैंग एज, क्योंकि बच्चा यहाँ पे फ्रेंड्स बनाना ज्यादा पसंद करता है, ग्रुप्स में रहना ज्यादा पसंद करता है। खेल एज भी बोला जाता है, गेम एज भी बोला जाता है, डटी एज भी बोला जाता है, उसको सिर्फ खेलने से मतलब है, कहीं पे भी खेले। ठीक है, और ये भी बोला जाता है कि भाई वो जीवन का निर्माण काल भी बोला जाता है कि फाउंडेशन ऑफ द एजेस, यहाँ पे बच्चा अपने लाइफ का निर्माण करने की क्रिया में आ जाता है। ठीक है, और साथ में उसको लगता है कि उसके अंदर ये भावना आ जाती है कि मैं बड़ा हो चुका हूं, मैं मैच्योर हो चुका हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये वाली चीजें भावना आ सकती है। तो ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ था टीचिंग एग्जाम में, सीटेट में ही पूछा था कि वो कौन सी स्टेज है जहां पर बच्चे को ये लगता है कि मैं मैच्योर हो चुका हूं। ठीक है, ध्यान रखना। अगली करते हैं इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक विशेषता है। ये ग्रुप में खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, फ्रेंड्स के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद करते हैं, सामाजिक भावना का विकास होने लग जाता है, सोशल फीलिंग, फ्रेंड्स, कौन सा अच्छा फ्रेंड है, कौन सा गुड फ्रेंड है, कौन सा क्लोज फ्रेंड है, कौन सा बेस्ट फ्रेंड है, ये वाली चीजें आने लग जाती है। यहाँ पे भाषा का विकास हो जाता है, यानी कि वो आप प्रॉपर तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, और ये चीजों को कलेक्शन, संग्रह करने की इच्छा हो जाती है। जैसे पैसे इकट्ठे करना हो जाता है, पिगी बैंक में लाके डालना स्टार्ट कर देंगे, अच्छी अच्छी चीजों को अपने पास रखेंगे, भाई मेरे पास ये वाली ज्योमेट्री बॉक्स है, मेरे पास ऐसी पेंसिल है, मेरे पास ऐसी रबड़ है, तो ये वाली एज में ऐसा होता है। ठीक है, अब है स्टेज अबाउट द चाइल्डहुड की बात में, कि चाइल्डहुड के बारे में अलग अलग फिलोसफर ने क्या बोला है। यहाँ पे रॉस ने बोला है कि बाल्यावस्था क्या होता है, मैच्योर एज होता है। ठीक है, ये मिथ है, ये बताया, ये जो हमने आगे पढ़ा था वही है। यहाँ पे किलपैट्रिक ने ये बोला कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्व समाजीकरण का काल होता है, यानी यहाँ पे वो पीरियड होता है जो कॉम्पिटेटिव सोशलाइजेशन, हम बहुत ज्यादा सोशल होने की, अगर इस एज में बच्चा सोशल है
है ना। जैसे आजकल क्या होता है कि पेरेंट्स घर में ही रखते हैं बच्चों को, तो फिर वो आगे अपनी बातों को रखने में भी सक्षम नहीं होता। या जो बच्चे हॉस्टल में इस एज में रहते हैं तो वो ज्यादा अपनी बातों को बोल नहीं पाते, ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं रख पाते, कह नहीं पाते, तो ये होता है। और लेकिन इस एज में उनकी क्यूरियोसिटी होती है कि वो लोगों बच्चों के साथ खेले, बातें करे, फ्रेंडशिप करे, ये सारी चीजें। और कॉल एंड ब्रूशर ने बोला कि बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल होता है, क्यूरियोसिटी वाला काल है, अनोखा काल है, क्योंकि यहीं से वो आगे बढ़ने वाला है, ग्रो करने वाला है। ठीक है, तो बचपन के बारे में अगर हम देखें, अबाउट टू चाइल्डहुड के बारे में बात करें, तो बच्चों को चुटकुले जैसे सुनना बहुत पसंद होता है, पहेली सब जो शब्द होते हैं उसको जैसे अब उसको उसके सामने कोई जैसे शब्दों वाले गेम रखोगे तो वो ज्यादा क्यूरियोसिटी दिखाएगा, उसको पसंद करेगा। वर्ड को सॉल्व करने वाला यानी प्रॉब्लम पजल सॉल्व करने वाला, इन सब चीजों में वो ज्यादा एक्टिविटी करेगा। बच्चों के बचपन के अनुभव अलग अलग होते हैं क्योंकि संस्कृति और अलग अलग होती है सब। अगर कोई अलग अलग कल्चर से अलग अलग स्टेज, जैसे ऐसे ही इंडिया जो है बहुत डाइवर्सिटी वाला कंट्री है और सबकी कल्चर अलग अलग है, सबकी सोसाइटी अलग अलग है, हर एक घर का माहौल अलग अलग है, तो उसका अनुभव भी हर बच्चे का अलग अलग अनुभव होता है। ठीक है, सबकी लाइफस्टाइल एक जैसी नहीं रही होती है, ये चीजें हो गई। दूसरा कि जो चाइल्डहुड होता है ये क्या होता है, यूनिवर्सल नहीं सामाजिक होता है, यानी कि भाई जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सभी जगह एक ही पैटर्न से होगा, लेकिन जो उसका सोशल कल्चर है वो सब जगह एक जैसा नहीं हो सकता। तो ये चीजें क्लियर हो गई। ओके, तो हम बहुत जल्दी अपना टॉपिक खत्म करने वाले हैं। चाइल्डहुड की बात करें कि यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड की बात करें, यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड में आपका जो ग्रोथ होता है वो धीरे होता है, और यहाँ पे जो ग्रोथ होता है वो तेज होता है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक ये क्या होता है, सार्वभौमिक नहीं होता, चाइल्डहुड सार्वभौमिक नहीं होता, हर किसी का विकास एक जैसा नहीं होता, यह एक सामाजिक अवस्था होती है, सोशल एज होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना कि 3 से 6 साल जो क्या होता है कि बच्चे का जो विकास, ज्यादातर जो विकास होता है वो 3 से 6 साल के बीच में अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है, अब इमोशनली मेंटल डेवलपमेंट की बात करें कि बच्चा जब इमोशनली और मेंटल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे वो ईगो सेंट्रिक हो जाता है। जब वो 12 साल और उससे आगे के साल में जाता है तो वो ईगो सेंट्रिक हो जाता है, उसको अपनी बातें रखनी होती है, अपनी बातें पहचान मनवानी होती है, एक तरीके से बोला जाए मनवानी होती है वो, मतलब कि उसको खुद की आइडेंटिफिकेशन ढूंढता है, वो आइडेंटिफिकेशन अपनी पहचान में खोया रहता है कि मैं क्या हूँ। यहाँ पे वो लॉजिकली सोचेगा, तार्किक करेगा कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा होगा, और यहाँ पे ब्रेन उसका 85% इस एज में यानी कि 12 प्लस तक आते आते बच्चे का 85% जो माइंड होता है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। ये ध्यान रखना, बच्चा स्वयं को केंद्र में रखता है, धीरे धीरे तार्किक करता है, 6 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क 85% पूरा विकसित हो जाता है, पूरा डेवलप हो जाता है। तो एडल्टनेस की बात करें तो ये जो एज होता है अचानक से बच्चे के अंदर परिवर्तन करने वाला एज होता है 13 से 18 साल के बीच में। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रख लेना कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चे के अंदर ये सारी चीजें उसी एज में हो, कि एक बच्चे में 13 साल में चेंज आया तो दूसरे बच्चे में भी 13 साल में चेंज आएगा, वो अलग एज में भी उसका ग्रोथ हो सकता है, अलग एज में भी उसके विकास हो सकती है, फिक्स नहीं है, ऑन एवरेज लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जीवन का सबसे कठिन यही एज होता है, यहाँ पे बच्चा बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, तनाव में होता है, बहुत ज्यादा चीजें सोचता है। ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट होता है, जैसे 10th वगैरह के बाद उनको चुनौतियां आ जाती है, शारीरिक परिवर्तन आता है, मानसिक परिवर्तन आता है, उनके बॉडी जो होते हैं अचानक से चेंज होने लग जाते हैं, उनके ऑर्गन्स और ज्यादा विकसित होने लग जाती हैं। ठीक है, चेंजिंग आने लगता है। गोल्डन एज माना जाता है, कहा जाता है कि 18 साल तक बच्चा अगर अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है तो आगे भी वो अच्छा जाएगा, यहाँ पे अगर उसकी संगति बिगड़ गई तो आगे भी संगति बिगड़ेगी, ये माना जाता है। भविष्य, यहीं पे जब भविष्य सपने बुनने लग जाता है, यहीं पे यही एज है जहां पे बच्चा ये डिसाइड करता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे ये बनना है। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे उसका होता है हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप, अगर वो किसी हीरो को या उसके दिमाग में कोई आइडल, चाहे वो टीचर हो सकता है, उसका स्कूल टीचर हो सकता है, उसके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स में या उसके रिलेशन में कोई भी हो सकता है, कोई जो एक्टर्स हैं उसमें से हो जाता है। जैसे बहुत सारे बच्चों को क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट में जैसे धोनी बहुत सारे बच्चे लाइक करते हैं, तो वो उनके जैसा बनने की कोशिश करता है कि मैं इस तरीके से रहूं, मैं भी मेंटेन रहूं, मैं ऐसा यूज करूं, तो वो उनकी वर्शिप करने लग जाता है, उनकी पूजा करने लग जाता है, और उनको इसको बोला जाता है स्प्रिंग सीजन बोला जाता है। ये नई शुरुआत होती है, विकास खिलने का समय होता है। यहाँ पे ये वही एज है जहां पे बच्चे को कहा जाता है बनने और बिगड़ने, यानी कि उसके डेवलपमेंट होने, उसको खिलने का, अपनी सारी चीजें जो उसने की है वो ग्रो करने का समय होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे वो इस चीजों को लेकर, धर्म को लेकर वाद विवाद भी करता है, या तो वो बहुत ज्यादा आस्तिक हो जाएगा और नहीं तो बहुत ज्यादा नास्तिक हो जाएगा, ये चीजें होती हैं। ठीक है, आत्मसम्मान की बात करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा आ जाती है कि भाई ये काम मेरा है तो मैं ही करूंगा, ये वाली बात आ जाती है। सामाजिक महत्व हो जाता है, समूह को महत्व देने लग जाता है, स्वप्न देखता है, दिन में भी सपने देखने लग जाता है,
है ना, कि मेरी 10th पास हो जाएगा तो मुझे फोन मिल जाएगा, बाइक मिल जाएगी, इस टाइप के सपने देखने लग जाता है, मैच्योरिटी लेवल ज्यादा आ जाती है, और यहाँ पे डेवलपमेंट यानी कि हमारी बौद्धिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलिजेंट डेवलपमेंट हो जाता है। 18 साल के बच्चे कहते हैं ना अब बड़े हो गए हैं, तो वही वाली बात आती है। ठीक है, तो एडल्टनेस की एज में भी सब कुछ फिलोसफर ने अपनी अपनी चीजें बोली हैं। क्या बोला है कि स्टैन हर्ली हॉल ने बोला है कि इन्हें किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन का जनक बोला जाता है। ठीक है, किसको बोला जाता है? स्टैनली हॉल ने। ये स्टेटमेंट याद कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिख लेना, कहीं पे भी नोट्स बना रहे हो उसको जरूर लिख लेना। ठीक है, लिख लेना कि भाई इस एज में इनको मतलब किशोरावस्था से संबंधित जो भी विचारधारा दी है स्टैनली हॉल ने दी है। किशोरावस्था प्रबल दबाव और तनाव का तूफान का होता है, बच्चा खुद से बहुत ज्यादा तनाव में रहता है, उसमें ये रहता है कि भाई मैं क्या कर दूं, मैं कैसे मैं गुड विल में आ जाऊं, और उसके संघर्ष, उसको उसके अपने खुद के संघर्ष होते हैं। हर एज में बच्चे का अपना संघर्ष होता है। किलपैट्रिक बोलते हैं कि इनके अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। ठीक है, काफी कठिन काल होता है, और ये शैशव की पूर्णावस्था यानी कि जो हम शैशव अवस्था में अर्ली इन्फेंट्री एज में होते हैं, जॉन्स बोलते हैं, उसका पूर्णावृत्ति होती है। यहाँ पे वो बचपन में कल्पना करता है और यहाँ पे बड़े होके कल्पना करता है कि मैं आगे क्या करूंगा, इमेजिनेशन करता है कि अगर मैं ये करूंगा तो मैं ये बन जाऊंगा। ठीक है, तो ये दोनों इसकी पुनरावृत्ति कहा जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा। तो ये की पॉइंट है, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, यहाँ पे बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं वो किसी चीज को बहुत ज्यादा। अगर एक बार मान लें कि हाँ ये मेरे लिए बेस्ट है तो वो उसी के ऊपर चलते हैं, उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। क्रिटिकल पीरियड्स होता है। क्रिटिकल पीरियड इसलिए होता है क्योंकि वो विकास के अनुकूल स्थिति में होता है, अपरिवर्तनीय होता है। अगर इस एज में उनके साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है या उनका फ्रेंड्स कोई उनको धोखा दे जाता है या फैमिली में कोई ऐसी घटना हो जाती है तो उनके दिमाग से वो चीज निकालना मुश्किल होता है, इसलिए इसको क्रिटिकल एज बोला जाता है। मस्तिष्क जो उनका क्या होता है, प्लास्टिसिस होता है, यहाँ पे बाल्यावस्था में संज्ञात्मक विकास संवेदनशील होता है। बहुत सेंसिटिव स्टेज होती है जहां पे उनके दिमाग में कोई भी बात अगर घर कर गई तो घर कर गई। यहाँ पे वो अपने आप को परफेक्ट दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा मोटा हो गया हूँ, मैं बहुत ज्यादा पतला हो गया हूँ, यानी कि वो दूसरों की बातों को अपने दिमाग में घर कर जाते हैं। इसलिए अगर वो पतले होते हैं तो सोचते हैं कि मैं मोटा कैसे हो जाऊं, अगर वो मोटे होते हैं तो पतले कैसे हो जाऊं। इस एज में एनोरेक्सिया नर्वस बोलते हैं, इसमें ये व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा मोटा हूं, मुझे डाइट करना चाहिए, मुझे परफेक्ट रहना चाहिए, इसलिए वो खाना छोड़ देता है और डाइट पे चला जाता है। यहाँ पे बुलिमिया नर्वस होती है, यहाँ पे ये सोचता है टेंशन की वजह से कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। यही एज ये है कि जहां पे अगर उनसे कोई अच्छे से कनेक्टिविटी नहीं रखता तो ये सोचते हैं कि मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता, मेरे लिए कोई बना ही नहीं है, और फिर वो एंजाइटी में बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और फिर अकेले में वॉमिट भी करते हैं। तो ये सारी चीजें इस एज में आती हैं। तो ये आपका हो गया पूरा टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, और जो ये होमवर्क आप लोगों का होमवर्क आज का ये है कि आप जाके 30 क्वेश्चन आज लगाएंगे और कमेंट में मुझे मार्क्स लिखेंगे कि मैंने ये टेस्ट लगाया और इतना हुआ। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि बाल्य अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव कक्षा के माहौल के शिक्षक द्वारा बदलने जाने का रहेगा। शिक्षक के द्वारा क्या बदला जा सकता है, शिक्षक के द्वारा क्या बदला जा सकता है। वो हेरिडिटी को तो चेंज नहीं कर सकते ना, आप जिस वंश से पैदा हुए उसको जाके टीचर कैसे चेंज कर सकता है। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो एलिमिनेशन मेथड जरूर लगाए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, शिक्षक की पॉइंट ढूंढिए और फिर उसको सॉल्व कीजिए। ये सामाजिक संस्कृति में भाई आपकी जिस सोसाइटी में पैदा हुए हो तो उसको टीचर कैसे बदलेगा। परिवार में जन्म का क्रम ये भी नहीं बदल सकते कि अगर आप अपने परिवार में सबसे छोटे पैदा हुए हैं या सबसे बड़े पैदा हुए हैं तो क्या उनका क्रम चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। तो क्या चेंज कर सकता है टीचर, स्कूल का माहौल और शिक्षक के बच्चों के बीच का बातचीत ही टीचर चेंज कर सकता है, क्योंकि टीचर कहाँ मिलेगा, उसको स्कूल में मिलेगा, तो वहां की एक्टिविटी टीचर के हाथ में होता है। तो ये कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया कि इस टाइप के आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि आप प्रैक्टिकल तौर पे भी लगा सकते हैं। इसलिए मैंने आज का होमवर्क आपको क्या बोला है कि आप प्रीवियस ईयर के 30 क्वेश्चन उठाइए, कहीं से भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, इजीली मिल जाता है, कहीं ज्यादा भटकने की भी जरूरत नहीं है। सीबीएसई की साइट पर जाइए और सीटेट का पेपर डाउनलोड करके 30 क्वेश्चन लगाइए और कमेंट कीजिए कि आपके कितने मार्क्स हैं 30 में से। ठीक है, और फिर ये जो सीरीज हमारी रेगुलर वे में चल रही है ये गेन करना कि एक हफ्ते बाद क्या आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते और पढ़ते रहिए। जय हिंद।